जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो आज जो हमारी क्लास रहने वाली है टैग वर्ड पर आधारित रहने वाली है, जिसमें हम पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड के बारे में जानेंगे। ये हमारी जो क्लास है 21वीं क्लास है आपकी। और इससे पहले यदि आपने क्लासेस नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस अवेलेबल है। सीटेट से संबंधित चाहे ईवीएस क्लास हो, चाहे मैथ क्लास हो, और चाहे हिंदी क्लासेस हो, चाहे सीडीपी क्लासेस हो। उन्हें ज़रूर देखें, अवश्य देखें। चलिए आज समझते हैं टैग वर्ड के बारे में। इसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे टैग वर्ड के बाद। जैसे ही टैग वर्ड आपके कंप्लीट हो जाएँगे उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे टैग वर्ड पर आधारित। चलिए देखते हैं, समझते हैं। 1 सेकंड बस। देखिए, बात करते हैं नेगेटिव, पहले बात करते हैं टैग वर्ड की, देखते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स, जो आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स आते हैं। 1 सेकंड। देखिए, नेगेटिव टैग वर्ड्स में क्या आते हैं आपके, देखिए, जैसे केवल। जब आपको क्वेश्चन देगा तो उसमें ऑप्शन में आएगा आपका केवल आ जाएगा, या फिर मात्र आ जाएगा, या फिर सिर्फ आ जाएगा। यानी कि ओनली, ओनली बस उस पर ही बेसिस है, या फिर केवल, मात्र, ये जो है आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। यदि बात करें आगे, देखिए, जहाँ पर आपको रटना दिया जाएगा, यानी रटना, आप रट रहे हो किसी चीज़ को, बच्चा रट रहा है किसी चीज़ को। याद करना, यानी बच्चा याद कर रहा है। कंठस्थ कर रहा है, यानी कि रोट लर्निंग कर रहा है, तो वहाँ पर ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव होता है ये। आगे बात करें हम, यदि देखिए, दंड देना, यानी कि बच्चों को हम पनिश कर रहे हैं, जब भी हम बच्चों का शिक्षण कर रहे हैं, और शिक्षण यदि वो सही से नहीं कर रहा है, अधिगम सही से नहीं कर रहा है, यदि हम उसे पनिश कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव टैग वर्ड होता है आपका। बात करें यदि सजा की, देखिए, सजा नहीं दे सकते हम, पनिशमेंट नहीं कर सकते बच्चे को। सजा करेंगे तो कुछ ना कुछ जुर्माना लग जाएगा और जेल भी हो जाएगी। बात कर दिए समस्या की। बोझ, देखिए, बच्चे पे हम बोझ नहीं डाल सकते, किताब कॉपी किताबों का। उन्हें हम वातावरण के द्वारा या पर्यावरण के द्वारा ही समझाएंगे, क्लासरूम के इन्वायरमेंट के द्वारा उन्हें समझाएंगे। आगे बात करें, हतोत्साहित, यानी कि बच्चों को हम हतोत्साहित नहीं करना, हमें उसे क्या करना है, प्रोत्साहित करना है बच्चे को, कि यदि वो सीख रहा है तो उसे, हमें उसे प्रोत्साहित करना है। आगे बात करें यदि भय, यानी हमें बच्चे के अंदर भय का माहौल नहीं पैदा करना, उसे डर नहीं बैठाना उसके अंदर, पढ़ाई से संबंधित या फिर खेल से संबंधित, किसी भी चीज़ से संबंधित हमें उसके अंदर भय नहीं, डर नहीं आना चाहिए बच्चे के अंदर। आगे बात करते हैं पाठ्य पुस्तक केंद्रित, जो हमारा जो शिक्षण है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, हमारा एनवायरनमेंट से संबंधित होना चाहिए। बच्चा खेल-खेल में सीखे, अच्छे से सीखे, आनंदमय तरीके से सीखे, ठीक है? टेक्स्ट बुक संबंधित नहीं होना चाहिए। देखिए, शिक्षक केंद्रित, यानी कि जो क्या कह रहा है, शिक्षक केंद्रित हो, यानी कि शिक्षक ही करे, कि जो शिक्षक कहेगा वही होगा, शिक्षक जो कहेगा वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा जो पाठ्यक्रम है या मतलब हमारा सिलेबस है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। एनवायरनमेंट के थ्रू हमें समझाना चाहिए बच्चों को। चलिए आगे बात करते हैं। लैंगिक असमानता, यानी कि किसी भी हमें बच्चों में है, लैंगिक असमानता का मतलब है भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, किसी जाति से आते हो, धर्म से आते हो, लिंग से आते हो, कहीं से भी आते हो, किसी क्षेत्र से आते हो, तो हमें उनमें बच्चों में कभी कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं कुछ। बच्चे के विचार, मातृभाषा और त्रुटि को महत्व देना चाहिए। यानी त्रुटि को महत्व न देना, यानी कि आप बच्चे के महत्व, जो बच्चों के विचार आ रहे हैं, बच्चे के अंदर विचार आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, आप उनको महत्व नहीं दे रहे हैं, और ना उन पर विचार कर रहे हो। उनकी मातृभाषा को कहीं न कहीं नकार रहे हैं। उनकी मातृभाषा को सही से नहीं ले रहे हैं और नकार रहे हैं उनको। त्रुटि को महत्व ना देना। अब त्रुटि, बच्चा कार्य करता है, कोई सीखता है, अधिगम करता है, तो कहीं न कहीं वो त्रुटि करता है, गलती करता है। गलती के द्वारा ही सीखता है, चाहे वो आप हो या हम हो, कोई भी हो, तो वो त्रुटि के द्वारा ही सीखता है। आगे बात करते हैं इसमें पॉज़िटिव टैग वर्ड्स की, चलिए। देखिए, पॉज़िटिव टैग वर्ड्स में क्या आ जाएँगे, देखिए, सर्वांगीण विकास, बच्चे का हमें कैसा विकास करना है? सर्वांगीण विकास करना है, सभी तरफ से विकास होगा बच्चे का, चाहे वो शिक्षण के द्वारा हो, अधिगम के द्वारा हो, अनेक विधियों के द्वारा हो, विभिन्न-विभिन्न विधियों के द्वारा हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, संज्ञानात्मक हो, संवेगात्मक हो, क्रिटिकल थिंकिंग भी पैदा करनी है, सब तरह से विकास होना चाहिए बच्चे का, ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, करके सीखना, यानी कि बच्चे कैसा सीखे, करके सीखे, खुद से सीखे। यदि वो खुद से ही सीखेगा तो लर्निंग बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। देखिए, लर्निंग बाय डूइंग, यानी खुद से जब वो करेगा, तो वो कहीं न कहीं सीखेगा, बहुत अच्छी तरीके से सीखेगा, उसकी लर्निंग जो है इफेक्टिव रहेगी। ये बात करते हैं, देखिए, हस्तपरक अनुभव, यानी कि हैंड ऑन एक्टिविटी। देखिए, जब बच्चा कोई कार्य करता है, जैसे कि हाथ से कुछ बनाता है, मिट्टी के कुछ बनाता है, दिए बनाता है मिट्टी के, या फिर मिट्टी से कोई खिलौने बनाता है, या कोई प्रोजेक्ट बनाता है, तो उसमें जब वो चीज़ें बनाता है, तो उसका जो विकास होता है, वो बनाना सीखता है, वो अपने उस कार्य को सही से कर पाता है, ढंग से कर पाता है, उन समस्याओं का समाधान कर पाता है। मतलब हस्तपरक पे रहता है, हाथ हाथ के द्वारा वो बना पाता है, तो उसके उसका कहीं न कहीं विकास होता है, उसके शिक्षण में उन्नति होती है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, सम्मान और लगाव, देखिए, हमें बच्चों को सम्मान देना चाहिए, उसकी बेइज़्ज़ती नहीं करनी चाहिए कभी भी, और बच्चे को लगाव रखना चाहिए, टीचर और बच्चे का लगाव, मतलब लगाव रखना चाहिए टीचर को।
प्रोत्साहन यानी हम बच्चों को क्या करना चाहिए, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चे को टाइम पर। यदि हम उसे प्रोत्साहन करेंगे तो उसका जो सीखने की कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी, योग्यता उसकी बढ़ेगी, इफ़ेक्टिव तरीके से सीखेगा, पॉजिटिव तरीके से सीखेगा बच्चा। चलिए आगे बात करते हैं जिज्ञासा। देखिए बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती है किसी भी चीज़ को सीखने की, चाहे वो आप उसे पढ़ाई सिखा रहे हों, चाहे आप उसे खेल खेल रहा है बच्चा, चाहे वो कुछ भी कार्य कर रहा हो। जब वो कुछ भी कार्य करता है उसके अंदर जिज्ञासा होती है, तो आप उसको उसकी जिज्ञासा को नहीं मारना। यदि वो कुछ कार्य कर रहा है स्वतंत्र होकर तो उसे आपको करने देना है। उसे ऐसा नहीं कि उसे आप रोक दो, टोक दो या फिर उसे डाँट दो, तो ऐसा नहीं करना। आपको अंदर उसकी जिज्ञासा है। जैसे बच्चा जैसे दीवार पर वो पेंसिल चलाता है, तो कुछ लिखता है, तो आपको उसकी जिज्ञासा नहीं मारनी है। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए बाल केंद्रीय शिक्षा, चाइल्ड सेंटर यानी कि बच्चों को कैसे मानते हैं हम, बालक को केंद्र में मानकर। ये बालक ही हमारा भगवान है, उसकी जो इच्छाएँ हैं, जो उसकी अभिलाषाएँ हैं, जो वो करना चाहता है तो उसे करने देना चाहिए, उसे स्वतंत्र छोड़ना चाहिए वातावरण में, जिससे वो सीख सके, खोज कर सके, अन्वेषण कर सके। चलिए आगे बात करते हैं व्यावहारिक कुशलता। व्यावहारिक कुशलता की बात करें यदि हम, व्यावहारिक कुशलता क्या होती है देखिए, समाज में घुल-मिल सके, वो आदर्शों को फ़ॉलो कर सके, एक सफल जीवन जी सके, जो लोग बाग समाज में बैठते हैं उनके साथ घुल-मिल सके, विचार साझा कर सके अपने, अपने अंदर जो उसके तथ्य आ रहे हैं, विचार आए हैं, दृष्टिकोण आए हैं, उनको वो साझा कर सके। कहीं न कहीं उसके व्यवहार में कुशलता आएगी उससे। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे और देखते हैं कुछ और नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स। देखिए, देखिए बात करते हैं और थोड़े नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स। देखिए बात करते हैं कि नेगेटिव में आता है जैसे, नेगेटिव में आ जाएगा जैसे कि आपका निष्क्रिय। देखिए बच्चे को हमें कभी भी, जो बच्चा जो होता है उसे कभी भी निष्क्रिय द्वारा नहीं सिखाना चाहिए। यानी कि उसका निष्क्रिय द्वारा नहीं सिखाना चाहिए। उसे सक्रिय ज्ञान का निर्माण करना चाहिए उसके। निष्क्रिय ज्ञान का निर्माण नहीं करना चाहिए। बात यदि करें देखिए रोज़गार से संबंधित नहीं सिखाना चाहिए। जैसे हम उसे रोज़गार से संबंधित सिखा रहे हैं, शिक्षण दे रहे हैं, तो उसे उससे संबंधित शिक्षण नहीं देना चाहिए। देखिए व्यावसायिक यानी कि व्यवसाय द्वारा समझा उच्च ग्रेड की शिक्षा, यानी कि हम उच्च स्तर सिखा रहे हैं। देखिए पहला बच्चा छोटी-छोटी चीज़ों को सीखता है। उसके बाद ही वो बड़ी चीज़ों तक पहुँच पाता है। देखिए, ग्रेड की शिक्षा नहीं देनी है हमें, कभी भी उसे अंक की या ग्रेड की या फिर उसे पदोन्नति की शिक्षा नहीं देनी है। हमें उसे सिखाने के लिए जिससे उसके अंदर जिज्ञासा जागे, सीखे वो कुछ अच्छे से सीखे, शिक्षण करे, अधिगम करे, सही से अच्छे से करे, तो कहीं न कहीं उसकी उन्नति हो, इस वजह से सिखाना है हमें उसे। बात यदि करें तकनीकी, वैज्ञानिक शब्दावली, इनका यूज़ नहीं करना हमें, तकनीकी का वैज्ञानिक शब्दावली का यूज़ नहीं करना। देखिए बात यदि करें सीमित की, बच्चे को हमें कभी भी सीमित नहीं करना। यदि बच्चा कुछ सीखना चाहता है, करना चाहता है, लर्निंग करना चाहता है, अधिगम करना चाहता है, तो हमें उसे वातावरण में खुला छोड़ देना चाहिए। कभी उसे सीमित नहीं करना चाहिए, बाँध नहीं देना चाहिए उसे, छोड़ देना चाहिए उसे तो स्वतंत्र, तो जिससे वो अच्छे से सीखे। आगे बात करें व्याख्या। देखिए हमें कभी व्याख्यात्मक कार्य नहीं करना चाहिए, मतलब व्याख्या नहीं देनी चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट पे, किसी भी टॉपिक पे। तो हम उसे उदाहरण के सहित समझाएँगे, जब उसे हम उदाहरण के द्वारा समझाएँगे, तो बच्चा बहुत अच्छी तरीके से सीखेगा। लेक्चर के द्वारा नहीं सीखेगा बच्चा, कहीं न कहीं ये नेगेटिव होता है आपका। आगे बात करें, देखिए व्याख्यान परिभाषा यानी परिभाषाओं के द्वारा हम समझाएँ, परिभाषाओं के द्वारा बच्चा नहीं सीखता, बच्चा छोटा होता है। वो उदाहरण के द्वारा सीखता है या फिर वीडियो के द्वारा सीखता है, खेल वीडियो द्वारा या फिर अनेक वीडियो द्वारा, ठीक है। मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज़, जो मानकीकृत होता है जो आपका, यानी कि स्थिर रहते हैं इसमें। एक ही मानक का आप प्रयोग कर रहे हैं, अलग-अलग मानक का प्रयोग नहीं कर रहे, तो एक ही मानक का प्रयोग करेंगे तो कहीं न कहीं वो आपके जो बच्चे होंगे उनके लिए इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। बच्चे कहीं न कहीं उनकी अधिगम में कठिनाई लाएगा। उनके जो रुचि है उसमें कहीं न कहीं इज़ाफ़ा नहीं होगा। आगे बात करते हैं हम पॉज़िटिव टैग वर्ड्स की कुछ। देखिए बात करते हैं पॉज़िटिव टैग वर्ड्स की। देखिए, यानी कि वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी कि जो बच्चों के आप वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ेंगे। चीज़ों को जब आपको बच्चे के वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ेंगे, तो आपकी जो बच्चे की जो लर्निंग होगी वो इफ़ेक्टिव रहेगी। उसका जो अधिगम होगा वो बहुत अच्छे से होगा। जैसे कि आप बच्चे के घर में वस्तुएँ हैं उससे जोड़ दें, जैसे कि आप चम्मच से, कटोरी से, प्लेट से या फिर बच्चे की टेक्स्ट बुक से रिलेटेड हो, जो घर में वो देखता हो उनसे संबंधित, यानी उसके वास्तविक जीवन से जोड़ देना। तो उससे ही क्या होगी, इफ़ेक्टिव होएगी लर्निंग। दैनिक जीवन से जोड़ देना, बच्चा जो दैनिक में अखबार पढ़ रहा है, जैसे न्यूज़पेपर के बारे में बताना या मतलब ऐसी चीज़ें बारे में बताना जिससे वो वास्तविक जीवन से और दैनिक जीवन से जुड़ सके बच्चा। देखिए लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक, यानी कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देना, बच्चा जो कर रहा है करने देना। जब वो उसे आप स्वतंत्र छोड़ दोगे, वो खोज द्वारा, अधिगम द्वारा, अन्वेषण द्वारा सीख पाएगा, नई-नई चीज़ें सीख पाएगा, क्रिएटिव सोच पाएगा, अलग-अलग आइडियाज़ आएँगे उसके दिमाग में, साझा करेगा एक-दूसरे से, विचार-विमर्श करेंगे, तो कहीं न कहीं ये इफ़ेक्टिव रहेगा बच्चे के लिए। चलिए आगे बात कर देखिए समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा और शिक्षण, यानी कि आप समावेशी कक्षा प्रदान कर रहे हैं बच्चों को, जहाँ पर सभी बच्चे एक-दूसरे के साथ मिलकर, घुल-मिलकर कार्य कर सकें।
क्या वे किसी क्या किसी भी टाइप के हों बच्चे, जैसे गरीब हो, अमीर हो, अलग-अलग जाति से आते हैं, संस्कृति से आते हैं, अलग-अलग भाषा उनकी, तो कहीं न कहीं वे अच्छे तरीके से सीखेंगे। जब सभी बच्चे एक तरीके सही सही तरीके से सीखेंगे इसे। चलिए, शिक्षण करना यानी कि समावेशी शिक्षण करना, सभी को समावेशी शिक्षण करना, एक ही क्लास के अंदर सभी बच्चों को सिखाना, चाहे वो किसी भी जाति से आते हो, धर्म से आते हो। चलिए, आगे बात करते हैं। देखिए, दृश्य और श्रव्य सामग्री यानी कि जो दिखने वाली सामग्री है और सुनने वाली सामग्री, उनका प्रयोग करना। जो बच्चे देख भी नहीं पाते, तो उन्हें सुनने के लिए, और जो सुन नहीं पाते, उन्हें दिखाने के लिए, मतलब कि प्रयोग करना, उन चीज़ों को प्रयोग करना, जिससे हमारी जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव हो बच्चे के प्रति, बच्चा उन चीज़ों से जल्दी से सीख पाए। देखिए, संसाधनों का प्रयोग करना, संसाधन जैसे कि चार्ट का प्रयोग करना है, प्लास्टिक के क्यूब आते हैं उनका प्रयोग करना, अनेक-अनेक विधियों का, अनेक-अनेक चीज़ों का, मटेरियल का यूज़ करना, टीएलएम जैसे कि टीचर लर्निंग वो जो मटेरियल जो होते हैं, उनका यूज़ करना अलग-अलग, ये हमारा पॉजिटिव होता है। आइए बात करते हैं विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग। देखिए, विभिन्न संदर्भों में आप भाषा का प्रयोग करेंगे, तो वो कहीं न कहीं आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। जब बच्चा क्लास में रहता है, तो उसके सामने अलग बच्चे आते हैं, तो कोई भाषा भी बोलता है और कोई अलग भाषा बोलता है। अलग-अलग भाषा होती है सबकी, तो उन अनेक-अनेक भाषाओं का प्रयोग करना विभिन्न संदर्भों में। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और टैग वर्ड्स की। देखिए देखिए बात करते हैं अब वेदन और अभ्यास, यानी कि आप वेदन और अभ्यास, अब बच्चे को आप बार-बार अभ्यास करा रहे हैं। मतलब एक ही चीज़ का आप बार-बार लर्निंग करा रहे हैं, एक ही चीज़ से, उससे अलग नहीं करा रहे हैं आप। तो एक ही प्रकार की जब लर्निंग कराएँगे, तो कहीं न कहीं वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी बच्चे के लिए, बच्चे के जो शिक्षण है उसमें इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी, ना ही बच्चे के लिए इफ़ेक्टिव रहेगी। आइए बात करते हैं कलन विधि द्वारा। देखिए, कलन विधि द्वारा यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं बच्चे को, तो उसमें कहीं भी क्रिएटिविटी नहीं आएगी। आपके बच्चे के जो बच्चे को आप शिक्षण दे रहे हैं, उसमें कहीं भी क्रिएटिविटी नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप समस्या का समाधान कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं क्रिएटिव नहीं होगा बच्चे के लिए। आगे बात करें पृथक्करण, यानी कि आपको पृथक्करण करना या नामांकित करना, यानी कि बच्चों को नामांकित कर देना या फिर अलग कर देना, क्लासरूम से अलग-थलग कर देना। तो बच्चा कैसे सीखता है? सबके साथ घुल-मिल कर सीखता है, एक-दूसरे के साथ मिल के सीखता है, विचार-विमर्श करके सीखता है, खेल के द्वारा सीखता है। बच्चा मतलब विभिन्न-विभिन्न विधियों द्वारा भी सीखता है। जैसे बच्चों साथ में रहता है, तो उनके द्वारा भी सीखता है। तो आपको उन्हें बच्चों को पृथक नहीं करना, अलग नहीं करना, अलगाव नहीं करना बच्चों का। यदि आप बच्चों को अलग-थलग कर देंगे, कहीं न कहीं उसके सीखने में कमी हो जाएगी। अकेला पड़ जाएगा वो, तो नहीं सीख पाएगा। देखिए, आगे बात करते हैं तुलना। यानी बच्चे के आप अंदर तुलना कर रहे हैं, एक बच्चे की दूसरे से तुलना कर रहे हैं, तो आपको वो नहीं करनी है तुलना। यदि आप बच्चे से तुलना करेंगे एक-दूसरे की, तो वो सीख नहीं पाएगा सही से। देखिए, अब बात करते हैं योगात्मक आकलन के सबमेटिव असेसमेंट, यानी कि आपका ये कौन-सा होता है? सबमेटिव असेसमेंट। देखिए, आपको भी कभी भी बच्चे का आकलन जो है, योगात्मक आकलन नहीं करना चाहिए। उसका कैसा होना चाहिए आकलन? सकारात्मक आकलन होना चाहिए आपका। बात करते हैं उपेक्षा, यानी कि इग्नोर। बच्चे को आप इग्नोर नहीं करना बच्चों को। यदि बच्चा कुछ गलती कर रहा है, आपके पास कुछ बातें लेकर आ रहा है, कुछ आइडियाज़ लेकर आ रहा है, कुछ विचार लेकर आ रहा है, कॉन्सेप्ट के प्रति, शिक्षण के प्रति, यानी किसी भी चीज़ से संबंधित, खेल संबंधित, तो आपको बच्चों को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। यदि आप बच्चों को इग्नोर कर दें, कहीं न कहीं उनकी जिज्ञासा मर जाएगी। वो सीख नहीं पाएँगे वातावरण के द्वारा, या फिर शिक्षण के द्वारा वो सीख नहीं पाएँगे। अब बात करते हैं अनुशासन की। देखिए, बच्चे को आपको डिसिप्लिन में रखना, पर इतनी भी डिसिप्लिन में नहीं रखना कि बच्चा चुप ही हो जाए। बिल्कुल वो बोले ही ना कुछ, वो उसके मुँह से चू भी ना निकले, मतलब कि वो बोले ही ना कुछ भी ना बोले वो। तो ऐसा नहीं करना आपको बच्चे को। बच्चा सही से सीखे, डिसिप्लिन में रहे, पर इतना भी डिसिप्लिन में नहीं कि आप उसे कुछ सीख ही ना पाए, वो आपसे बोल भी ना पाए, आपसे अपनी बात भी ना कह पाए, कुछ कह भी ना सके, सुन भी ना सके, चुप ही बैठ जाए बिल्कुल। तो नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। देखिए, बात करें यदि, देखिए नियंत्रण, यानी कंट्रोल में रखना, बच्चों को कभी भी कंट्रोल में नहीं रखना चाहिए। जो बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, वो सीखता क्या सीखता है? वातावरण के द्वारा, खेल-कूद के द्वारा, और वो साथ में मिलकर सीखता है कि इसने ये करा तो मैं भी ये करूँगा, मैं भी ये करूँगा, वो करूँगा। तो ये मतलब बच्चा जो है वो नियंत्रण में रखना चाहिए टीचर को। उसे खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र रहकर चीज़ों को सीख पाए, उनका ज्ञान प्राप्त कर सके। आगे बात करते हैं। देखिए, अब इसमें पॉजिटिव टैग वर्ड्स आ जाएँगे कुछ। बात करते हैं पॉजिटिव टैग, देखिए अवसर। बच्चे को क्या हमें देनी चाहिए? बच्चा जब शिक्षण कर रहा है, अधिगम कर रहा है, तो जब वो अधिगम कर रहा है, शिक्षण कर रहा है, तो उसे हमें क्या देना चाहिए? अनेक-अनेक अवसर देने चाहिए, जिससे वो उसका जो शिक्षण है इफ़ेक्टिव रहे, बच्चा अच्छे से सीखे। आगे बात करते हैं कि सक्रिय, बच्चे को सक्रिय ज्ञान का निर्माण करना चाहिए हमें।
आगे आ रहे खोजबीन द्वारा, यानी कि बच्चे को हमें ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जिससे वो खोज करके सीखे। अधिगम करे वो खोज के द्वारा, अन्वेषण के द्वारा वो मतलब खोज करे और अधिगम करे बच्चा। समालोचनात्मक थिंकिंग यानी क्रिटिकल थिंकिंग, अलग-अलग तरीके से सोचे, समस्या का एक निवारण ना हो, अलग-अलग निवारण लाए बच्चा। कैसे लाएगा? जो वो खोज करेगा, वो जो थिंकिंग करेगा, अलग-अलग चीज़ों के बारे में सोचेगा। तो कैसे सोचेगा वो? अलग-अलग चीज़ों के बारे में सोचेगा तो क्या कहलाए? समालोचनात्मक चिंतन। आगे बात करते हैं संवेदनशील बच्चा कैसा होता है? संवेदनशील। छोटी-छोटी बातों पे बच्चा गुस्सा हो जाता है तो वो नहीं करना चाहिए हमें बच्चे को। आगे बात करते हैं रचनात्मक आकलन, कैसा करना चाहिए बच्चे का आकलन कैसा करना चाहिए? रचनात्मक आकलन यानी क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर पैदा करना चाहिए, तो उसे रचनात्मक आकलन कहते हैं। रचनात्मक आकलन करना चाहिए बच्चे को, अलग-अलग चीज़ों के प्रति उसे सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए, सोचना चाहिए, वो सोचे जिससे कि उस चीज़ों को बताना चाहिए, कैसे उसे कर सके वो चीज़ों को, तो वो चीज़ों के बारे में हमें बताना चाहिए। आगे बात करते हैं त्रुटि। यदि बच्चा देखिए त्रुटि करता है या उसके अंदर भ्रांति आती है, तो कहीं न कहीं ये शिक्षण के लिए अच्छा रहता है हमारे शिक्षण के लिए। हमें बच्चे को लाभ देता है, ठीक। बात करें यदि त्रुटि के द्वारा ही बच्चा कैसा करता है सीखता है चीज़ों को। अनुकरण के द्वारा भी सीखता है, त्रुटि के द्वारा ही बच्चा सीखता है। यदि त्रुटि करेगा बच्चा तो तभी सीखेगा। गलती के द्वारा ही हम सीखते हैं। आगे बात करते हैं देखिए मातृभाषा। हमें कैसे प्रयोग करना चाहिए? हमें मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। बच्चा जब छोटा होता है परिवार के बाद जब आपके पास आता है स्कूल में तो वो बच्चा कैसा होता है? उसे अपनी मातृभाषा का ज्ञान होता है, वो कुछ न कुछ ज्ञान लेकर आता है क्लासरूम में। तो उसे जो है मातृभाषा का ज्ञान होता है, उसे मातृभाषा में ही सिखाना चाहिए। जो भी आप सिखाएँ जैसे आप शिक्षण कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं बच्चे का, अधिगम करवा रहे हैं बच्चे को, तो उसे जो है मातृभाषा में ही सिखाना चाहिए। देखिए बहुभाषिकता देखिए, अब बच्चा जब ये शिक्षण करते हैं तो बच्चा जब अलग-अलग बच्चे होते हैं एनवायरनमेंट में शिक्षा क्लासरूम में, क्लास के जो एनवायरनमेंट होता है उसमें अलग-अलग प्रकार के बच्चे होते हैं। तो उनमें जो अनेक-अनेक भाषाएँ बोलते हैं, अनेक संस्कृति से आते हैं, अनेक कल्चर से आते हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ अनेक संस्कृति होती है, अपनी भाषा होती है, तो उन भाषा का वह अनेक-अनेक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बच्चा खुद ही सीख जाएगा जब उनके साथ रहेगा। आगे बात करें, देखिए चर्चा करना या संवेद करना बच्चे को देखिए चर्चा के द्वारा सीखता है। जब बच्चा एक-दूसरे से चर्चा करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, विचार-विमर्श रखेंगे एक-दूसरे के आगे तो वो अच्छे से सीख पाएँगे विचार के द्वारा, चर्चा के द्वारा, ठीक है। संवेग यानी कि संवेग बच्चे को जो संवेग होते हैं, बच्चे का जो इमोशन होते हैं, उन्हें सही से यूज़ करना चाहिए समय पे। चलिए आगे बात करते हैं। अब देख लेते हैं इनके कुछ क्वेश्चन हैं हमारे। देखिए देखिए बात करते हैं क्वेश्चन की अब। देखिए, एक बहुभाषिक कक्षा में यानी कि की कक्षा है बहुभाषिक कक्षा, यानी कि जहाँ पर अलग-अलग भाषा बोलते हैं, संस्कृति से आते हैं बच्चे। तो बच्चों को गृह भाषा के प्रयोग को जो बच्चा को जो गृह कार्य देते हैं गृह कार्य कह रहा हूँ, गृह भाषा के प्रयोग को कैसा करना चाहिए? अत्यंत सीमित कर देना चाहिए। देखिए, बच्चे को हमें सीमित नहीं करना चाहिए। अभी हमने पढ़ा नेगेटिव टैग वर्ड जो सीमित होता है, वो कहीं न कहीं हमारे लिए गलत होता है। देखिए, सीमित कर देना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए सीमित। सम्मान नहीं देना चाहिए देखिए, हमें बच्चे की जो भाषा है, मातृभाषा उसको सम्मान देना चाहिए हमेशा। बात यदि करें देखिए, सम्मान देना चाहिए हाँ जी, बिल्कुल सम्मान देना चाहिए। हमें बच्चे की जो मातृभाषा है उसको सम्मान देना चाहिए। यदि हम उसकी मातृभाषा को सम्मान देंगे तो उस भाषा में सीख पाएगा, लर्निंग कर पाएगा, अधिगम कर पाएगा, चाहे वो किसी भी पॉइंट किसी भी कैसे भी सीखे वो, तो बच्चा सम्मान देंगे जब उसकी भाषा को तो वो सीख पाएगा। कहीं न कहीं उसकी लर्निंग जो है इफ़ेक्टिव रहेगी। देखिए, प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। देखिए, हम बच्चे का जो है प्रोत्साहन करना चाहिए, ऐसा नहीं है हमें प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, तो ये गलत है। ये भी गलत हो गया आपका और ये भी गलत हो गया और ये सही है आपका, ये वाला। ये भी गलत हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, बात करते हैं, बच्चे किस प्रकार से सबसे बेहतर सीखते हैं? यानी कि बच्चे सबसे बेहतर कब सीखते हैं? निष्क्रिय अनुकरण वाला देखिए नहीं, निष्क्रिय अनुकरण के द्वारा कभी नहीं सीखते बच्चे, सक्रिय अनुकरण के द्वारा सीखते हैं बच्चे। वेदन और प्रत्यस्मरण के द्वारा यानी वेदन प्रत्यस्मरण क्या होता है आपका? लर्निंग करना, कैसे करना? रट कर करना। बार-बार उसी चीज़ को आप दोहरा रहे हैं, तो उसके द्वारा बच्चे कभी नहीं सीखते। उसके द्वारा नहीं सीखते, ठीक है? आगे बात करें रटकर याद करना, रटकर स्मरण करना यानी कि याद करना नहीं बिल्कुल नहीं, रटकर बिल्कुल नहीं रटवाना हमें कैसे करनी है? निर्देशित खोज यानी कैसी? डिस्कवर अलग-अलग खोज कर रहे हैं बच्चे, डिस्कवर कर रहे हैं, अलग कुछ सोच रहे हैं, डिफरेंट सोच रहे हैं, क्रिटिकल सोच रहे हैं, तो हमें उस पर जोर देना है बच्चे को। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए निम्न में से एक समावेशी कक्षा देखिए आपकी कैसी कक्षा है? समावेशी कक्षा जहाँ पर सभी बच्चे होते हैं, चाहे वो किसी भी
जाति से आते हैं, धर्म से आते हैं, किसी भी कैसी प्रकार के बच्चे हो सकते हैं, चाहे डिसेबल हो आगे बात करते हैं जिसमें प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट ज़रूरतों के अनुरूप देखिए, बच्चे की जो विशिष्ट ज़रूरत है उनके अनुरूप लचीले अधिगम में सहायक है। क्या सहायक है? इसके बारे में बात करते हैं देखिए, बेहद मानकीकृत पाठ्यचर्या देखिए, मानकीकृत पाठ्यचर्या, मानकीकृत आ गया तो यहाँ पर खुद ही गलत हो गया टैग वर्ड के द्वारा हमने समझा भी। फिर बातें करते हैं मानकीकृत आकलन हमें भी कभी भी बच्चे का मानकीकृत आकलन नहीं करना। फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं हम कभी समेटिव असेसमेंट नहीं करते। आगे बात करें एक समान और योगात्मक आकलन देखिए, एक समान आ गया इसमें, एक समान फिर एक समान करेंगे आकलन, एक के द्वारा एक ही तरीके को हम बार-बार अपना रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो गलत होगा। योगात्मक यानी कि योगात्मक आकलन कर रहे हैं आप, तो ये भी गलत हो गया आपका। आगे बात करें यदि सीखने का सार्वभौमिक अभिकल्प, यानी कि सीखने के आप नए-नए तरीके ला रहे हैं, अलग-अलग तरीके सीख रहे हैं, यूनिवर्सल टाइप, अलग डिफरेंट डिफरेंट वे में सीख रहे हैं आप, तो वो आपके लिए कहीं न कहीं इफ़ेक्टिव होगा, बच्चे के लिए कहीं न कहीं इफ़ेक्टिव होगा। चलिए आगे बात करते हैं, जो बच्चा हो उसके लिए कहीं न कहीं इफ़ेक्टिव होगा ये चीज़ें। देखिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन समन्वित करना चाहते हैं। कैसा समालोचनात्मक जहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, आप सोचते हैं, अलग-अलग डिफरेंट डिफरेंट वे में सोचते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? किन कौशलों को आप बढ़ाना चाहेंगे? देखिए, अभिसारी चिंतन देखिए, अभिसारी चिंतन जो है हमारा वो कहीं न कहीं वो रॉन्ग होता है। जो अपसारी चिंतन होता है, वो हमारा पॉज़िटिव होता है और हम जो अलग-अलग दिशाओं में सोचते हैं। जो अभिसारी चिंतन होता है, वो बस एक ही दिशा में सोचते हैं, एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं, एक ही ऑप्शन होगा उसका। जैसे कि अभिसारी जो चिंतन होता है, उसका क्या होता है, एक ही ऑप्शन होता है, एक ही तरीका है जो हम जिससे सोच रहे हैं। आगे बात करें देखिए इसकी डी से एक बार इधर देख लेते हैं। निष्क्रिय अनुकरण देखिए हमें कभी बच्चे का जो है निष्क्रिय अनुकरण नहीं करना। हम कैसे करते हैं सक्रिय, सक्रिय जहाँ पर सक्रिय होता है वो होता है सही। बात करते हैं कंठस्थीकरण देखिए हमने पढ़ा कंठस्थीकरण कहीं न कहीं ये नेगेटिव वर्ड होता है। यानी कंठस्थीकरण करना, याद करना, रटना तो वो कहीं न कहीं नेगेटिव वर्ड होता है। देखिए स्वयं चिंतन जब बच्चा खुद से जब बच्चा खुद से ही सोच के खुद सोच रहा है, खुद करके चीज़ों को देख रहा है, खुद ही अपना आप ही कार्य कर रहा है और खुद यदि वो करेगा खुद ही करेगा कार्य तो कहीं न कहीं वो इफ़ेक्टिव तरीके से लर्निंग कर पाएगा। स्वयं चिंतन कर पाएगा तो कहीं न कहीं वो इफ़ेक्टिव तरीके से अलग-अलग दिशाओं में सोच पाएगा, डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग कर पाएगा बच्चा। इसका ना सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वयं चिंतन। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? देखिए विद्यार्थी कब सीखते हैं बेहतर और प्रभावशाली तरीके से? बात करते हैं यदि देखिए निष्क्रिय अनुकरण द्वारा कभी नहीं सीखते बच्चे। सक्रिय से सीखते हैं, सक्रिय होता है जब बच्चा। पुरस्कार और दंड देखिए पुरस्कार यदि हम बच्चे को पुरस्कार देंगे, कहीं न कहीं उनमें गुस्सा आएगा, घृणा की भावना आई, एक-दूसरे से कॉम्पिटिशन करेंगे, पुरस्कार देंगे, तो वो सही नहीं रहेगा बच्चों के लिए, एक-दूसरे से खुद ही कॉम्पिटिशन करेंगे। आगे बात करें देखिए दंड के द्वारा हमें कभी नहीं करना, बच्चों को हमें दंड नहीं देना। यदि हम दंड देंगे तो कहीं न कहीं हमें पनिशमेंट हो जाएगी, जेल भी हो जाएगी और जुर्माना भी अलग से लगेगा। तो बच्चे को हमें कभी भी दंड नहीं देना। देखिए, जिज्ञासा और अन्वेषण द्वारा देखिए हमें बच्चे के अंदर जो जिज्ञासा होगी उसके द्वारा या फिर अन्वेषण यानी नई-नई खोज करेगा। कहीं न कहीं उसके अंदर जिज्ञासा जागेगी तो कहीं न कहीं वो खोज करेगा। अलग-अलग आइडियाज़ आएँगे उसके अंदर। तो इसे ये आपका ये सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए कंठस्थीकरण ये भी कहीं न कहीं आपका रॉन्ग है। तो आपके तीनों रॉन्ग हो जाएँगे। आपका जो सही हो जाएगा जिज्ञासा और अन्वेषण। जब बच्चा जिज्ञासा के द्वारा सीखता है, क्यूरियोसिटी के द्वारा सीखता है, खोज के द्वारा सीखता है, तो कहीं न कहीं जो आपकी लर्निंग है आपकी जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव रहेगी। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखते हैं हम। अर्थपूर्ण अधिगम यानी कि अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए। देखिए अर्थपूर्ण अधिगम में कैसी संस्कृति की बात करते हैं देखिए, विकसित करनी चाहिए जहाँ विद्यार्थी को डैश कि अत्यधिक अवसर मिले यानी कि कैसे अवसर मिले? अत्यधिक अवसर मिले। बात करते हैं अब डैश में यहाँ पे क्या आएगा? देखिए, एक-दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना देखिए कभी भी हम बच्चों के अंदर एक-दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं है, कॉम्पिटिशन नहीं करना है बच्चे से। यदि कॉम्पिटिशन करेंगे तो एक बच्चा आगे निकलेगा, एक बच्चा पीछे रहेगा तो कहीं न कहीं उसके अंदर घृणा जागेगी, गुस्सा आएगा एक बच्चे को गुस्सा आएगा। एक बच्चा खुद ही अपने आप को सोचेगा कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं ये नहीं कर पाता हूँ, मैं वो नहीं कर पाता हूँ। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। ये नहीं करना है हमें कभी भी एक-दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा कभी भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, निष्क्रिय होकर सुनने, यानी आप निष्क्रिय होकर सुन रहे हैं, आप सुन ही रहे हैं सही से, तो वो भी नहीं हो पाएगा, सही सही नहीं हो पाता निष्क्रिय होकर सुनना। तथ्यों को रटकर याद करना देखिए, तथ्यों को कभी हमें रटकर याद नहीं करना है, यदि रटकर याद करेंगे तो हमें यह लर्निंग नहीं होगी, अच्छा सा अधिगम नहीं होगा, अच्छे से सार्थक अधिगम नहीं होगा, अधिगम की सही से अधिगम नहीं होगा आपका सही से।
आगे बात करते हैं डी देखिए ज्ञान का निर्माण करना, यानी कि आप ज्ञान का निर्माण करें, खुद से सीख रहे हैं, स्वयं से ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, तो वो आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेगा। आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए अब आगे देखते हैं। अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? देखिए, अधिगम को सुसाधित करना है, तो एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए। देखिए, विषय वस्तु यानी कि जो आप विषय पढ़ा रहे हो, उससे संबंधित जो वस्तुएँ हैं, जो मटेरियल है, उसे विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ यानी कि सामाजिक जो संदर्भ है, जो समाज में है उन चीज़ों को, तो उन्हें अलग कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आगे बात करते हैं संप्रत्य मानचित्र के इस्तेमाल को हतोत्साहित देखिए हमने अभी हतोत्साहित पढ़ा, ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है, तो ये आपको कभी भी ऐसे नहीं करना, हतोत्साहित नहीं करना और ये अलग-थलग कभी नहीं करना चीज़ों को, तो वो भी आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा देखिए प्रतिस्पर्धा कैसे कह रही है? प्रतिस्पर्धा या उच्च स्तरीय कह रहा है, प्रतिस्पर्धा वैसे भी अच्छा नहीं होता, नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है आपका, तो ये उच्च स्तरीय कह रहा है, ये और नेगेटिव हो गया आपका। प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए प्रतिस्पर्धा को। आगे देखते हैं, हम समझते हैं। देखिए, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करना। देखिए, आप जब विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण के अनेक-अनेक अवसर प्रदान कर रहे हैं, अनेक अवसर प्रदान कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं लर्निंग जो आपकी इफ़ेक्टिव रहेगी। देखिए, बच्चा अच्छे तरीके से सीखेगा, एनवायरनमेंट के द्वारा हो, चाहे वो टीचर जो वीडियो द्वारा सिखा रहा है, तो कहीं न कहीं वो सीखेगा उन अवसरों के द्वारा, उन अवसरों को कैच करेगा। चलिए आगे समझते हैं। देखिए, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को सुमनत करने के लिए एक अध्यापक को विद्यार्थियों को किस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग आ गई, फिर आपकी चिंतन करना चाहिए। तो किस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? देखिए, तथ्यों को कंठस्थ करने के लिए? कंठस्थ तो बिल्कुल भी नहीं करना आपको। ये तो बिल्कुल भी नहीं करना कंठस्थ। ये नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है, तो आपको इसे देखते काट देना है। अपने विचारों को दूसरों से साझा न करने देंगे। अपने विचारों को जब दूसरों से साझा करेंगे, तो कहीं न कहीं इफ़ेक्टिव होगा। देखिए, इसने कह दिया ना करने, तो ये आपका कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। जब आप अपने विचारों को आप दूसरों से साझा नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? जब आपको पता है कि आप अलग विचार हो और दूसरा जो बच्चा है उसके अलग विचार है, तो आप उनके जो विचार हैं वो आपके अंदर आएँगे, आपके विचार उनके अंदर आएँगे, तो आप कहीं न कहीं सीखेंगे उन चीज़ों से। तो ये आपका कैसा होगा? ये नेगेटिव टैग वर्ड्स हो गया आपका। आगे बात करें, श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों को ज्यों का त्यों नकल करके देखिए, आप नकल कर रहे हैं। नकल करके द्वारा क्या सीखेंगे? जो आपने उसके में से कॉपी में से उतारा, तो आपने वही छाप दिया। तो आप कहाँ सीखे? कुछ भी नहीं सीखे आप। तो आपने ये नकल कर ली तो कोई भी नहीं सीखे। आगे बात करते हैं, बच्चे ने कुछ भी नहीं सीखा। अपने सहपाठी द्वारा साझा किए हुए बहुविध दृष्टिकोण यानी कि अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाना। उसके अंदर अलग-अलग विचार आ रहे हैं, विमर्श आ रहे हैं। तो वो कैसे सीखेगा? अलग-अलग विचारों के द्वारा विमर्श के द्वारा करने के लिए जब बच्चे के अंदर अलग-अलग विचार आएँगे, उनके अंदर अलग-अलग विचार आएँगे, तो कैसे सीखेगा? अच्छी तरह से सीखेगा। एक-दूसरे के विचारों को साझा करेगा, तो अच्छे से सीखेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है। बात करते हैं बाल केंद्रीय शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार का होता है? देखिए, जब हम बाल केंद्रित कक्षा होती है, तो उसमें कैसे सीखते हैं हम? बात करते हैं शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश देकर देखिए, निर्देश दे रहे हैं यहाँ पे। आगे बात करते हैं, पाठ्य पुस्तक आगे बढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तकों द्वारा नहीं। आगे बात करते हैं अधिगम के निष्क्रिय सुनने के द्वारा। अच्छा जी, आगे बात करते हैं विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। आप देखिए विभिन्न स्रोतों का अध्ययन कर रहे हैं या फिर अन्वेषण कर रहे हैं। देखिए, बात करते देखिए ए से शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश देना। देखिए, यदि शिक्षक निर्देश दे रहा है कि ये करो, वो करो, ऐसा नहीं करना, तो आप शिक्षक जो है निर्देश दे रहा है बच्चों को, तो कहीं न कहीं वो इफ़ेक्टिव नहीं होता, शिक्षण में इफ़ेक्टिव नहीं होता। तो ये आपका कट जाएगा। ये आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है। आगे बात करें पाठ्य पुस्तक के द्वारा, यानी आप बच्चों को कैसे सिखा रहे हैं? पाठ्य पुस्तक के द्वारा। पाठ्य पुस्तक के द्वारा आपको कभी नहीं सिखाना बच्चों को। उसको आपको जोड़ के सिखाना, वातावरण के साथ जोड़ के सिखाना। जिससे वो इफ़ेक्टिव तरीके से सीखे, करके सीखेगा, खोज के द्वारा सिखाना आपको, अन्वेषण के द्वारा सिखाना, अलग-अलग थिंकिंग आनी है बच्चे के अंदर। आगे बात करें अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने, यानी कि जो बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे जब टीचर शिक्षण कर रहे हैं बच्चों को और वे सुन रहे हैं, तो वे सुने ना उन चीज़ों को, उन्हें नहीं छोड़ दें, कुछ भी करते रहें। नहीं, ऐसे नहीं सिखाना बच्चों को कभी भी, बच्चा ऐसे नहीं सीखता कभी भी, तो ये आपके तीनों गलत हो जाएँगे। आगे बात करते हैं, विविध स्रोतों का अन्वेषण करके देखिए, विभिन्न-विभिन्न स्रोतों का अन्वेषण करके यानी खोज करके बच्चा हाँ, खोज करके सीखता है, वो इफेक्टिव लर्निंग होती है। अधिगम उसमें बहुत अच्छे से होता है, सुगम अधिगम होता है, सार्थक अधिगम होता है।
देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, समझते हैं इसे भी। देखिए, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डैश बनाती है। देखिए कैसी शिक्षा है, जहाँ पर बच्चा प्रगतिशील स्कूल, जहाँ पर गति हो रही है, कहीं न कहीं बच्चों के जो शिक्षण में बढ़ोतरी हो रही है। बच्चा अच्छे से सीख रहा है, लर्निंग कर रहा है। शिक्षा बच्चों को डैश बनाती है, कैसी बनाती है? सक्रिय अन्वेषण, सक्रिय अनुयायी, निष्क्रिय अनुयायी या फिर निष्क्रिय अन्वेषक। देखिए बात करते हैं यदि, देखिए निष्क्रिय अन्वेषक, बच्चा कैसा बना है? निष्क्रिय अन्वेषक? नहीं, कभी नहीं बनने का। कभी पैसिव एक्सप्लोरर बनने का बच्चा। यदि आप उसे निष्क्रिय अन्वेषक बनाएँगे तो वो चीज़ों को नहीं सीख पाएगा, निष्क्रिय होगा, कभी नहीं सीख पाएगा बच्चा। आगे बात करें, हमने भी टैग वर्ड के द्वारा भी देखा तो निष्क्रिय द्वारा कभी बच्चा नहीं सीख पाता। आगे बात करते हैं निष्क्रिय अनुयायी के द्वारा, निष्क्रिय अनुयायी के द्वारा नहीं, बिल्कुल भी नहीं सीखेगा, निष्क्रिय तो बच्चा सीखेगा ही नहीं। निष्क्रिय द्वारा सीखेगा नहीं। आगे बात करते हैं सक्रिय अनुयायी द्वारा, देखिए एक्टिव फॉलो यानी कि खुद वो बच्चा किसी को फॉलो कर रहा है, किसी के रूल पर चल रहा है। जैसे कि आजकल किसी एक्टर को फॉलो करते हैं या फिर कोई यूट्यूब पे होता है उन्हें फॉलो करके द्वारा नहीं, बिल्कुल नहीं सीखता, उससे कम सीखता है बच्चा। जब बच्चा खुद से ही, देखिए जब बच्चा खुद से ही सक्रिय अन्वेषक यानी खुद से ही कार्य करता है, खुद से ही चीज़ों को सीखता है, खुद से ही लर्न करता है बच्चा, तो वहाँ पर वो सबसे इफ़ेक्टिव तरीके से सीख पाता है, अच्छे तरीके से सीख पाता है। उसके अधिगम में बढ़ोतरी होती है, पदोन्नति होती है, उन्नति होती है बच्चे के अधिगम में, तो बच्चा अच्छी तरीके से सीख पाता है और समाज में घुल-मिल पाता है। उन चीज़ों को अच्छे से सीख पाता है। चलिए, देखिए आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो बताएँ कैसा लगा? लाइक, शेयर दबा के करें। एक बार और आपको टाइमिंग दिखा देता हूँ मैं बैच की, बता देता हूँ आपको। देखिए, ईवीएस जो आपको अमित सर पढ़ा रहे हैं 9 बजे, और जो ईवीएस जो पढ़ा रहे हैं अमित सर पढ़ा रहे हैं आपको 9 बजे। मैथ जो आपको वासु सर पढ़ा रहे हैं 10 बजे। बात यदि करें हिंदी की, हिंदी आपको 11 बजे अभी नहीं चल रही क्लास सर की, क्योंकि सर की अभी तबीयत खराब है थोड़ी, तो इस वजह से नहीं चल पा रही है क्लास सर की। आगे बात करें सीडीपी की क्लास जो आपकी 12 बजे चल रही है, वो मेरे द्वारा चल रही है। क्लास जो है पेपर 1, पेपर 2 पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ध्यान में रखते हुए चल रही है। चलिए, आज की क्लास आपके यहाँ तक थी। बताएँगे कैसी लगी क्लास आपको? कैसी रही क्लास? फीडबैक ज़रूर दें अपना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।